छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ, जिसे कांग्रेसी महाकुंभ भी कह रहे थे। और इस महाअधिवेशन में क्या हो रहा है ये देखने के लिए बस्तर टॉकीज़ भी पहुंचा हुआ था। 3 दिन तक हमने इस महाअधिवेशन को कवर किया, समझने की कोशिश की कि आखिर महाअधिवेशन कांग्रेसियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव कांग्रेस में होंगे, और कांग्रेस में अगर बदलाव होगा तो क्या आने वाले समय में वो कांग्रेस जो लगभग पूरे देश में अब कमज़ोर सी नज़र आ रही है, क्या वाकई में मजबूत होगी। इस सब चीज़ पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस महाअधिवेशन को कवर करना एक बहुत ज़रूरी और अहम कवरेज था। कवरेज इसलिए भी अहम था, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र भी छत्तीसगढ़ में यह महाअधिवेशन होना कई चीज़ों को इंगित करता है। इंगित ये करता है कि 15 साल तक जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, और उस 15 साल के भाजपा के शासनकाल को हटाकर कांग्रेस ने बड़ी सीटों पर अपनी विजय हासिल की और अब फिर से चुनाव सर पर है। इस दौरान जब 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे और वैसे में कांग्रेस का यहाँ अधिवेशन करना छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि छत्तीसगढ़ में के साथ साथ पूरे देश में भी 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसको लेकर भी कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव के लिए बिगुल फूंका गया है, शंखनाद है। इसमें राहुल गांधी को फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है, जैसा मुझे समझ में आया। दरअसल एक विशालकाय डोम बनाया गया था, इस डोम के अंदर ही तमाम तरह की बड़ी सभाएं हुई, जिसमें पूरे देश से लगभग हज़ारों की संख्या में पहुंचे छोटे बड़े कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी थे, तो साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरों के साथ वो सारे तमाम मुख्यमंत्री, जिसमें राजस्थान और हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल तो थे ही थे। सबसे पहले आप तस्वीर देखें तो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महात्मा गांधी की एक तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक तस्वीर लगी हुई है और बीच में लिखा हुआ है भारत छोड़ो से भारत जोड़ो तक। मतलब महात्मा गांधी और राहुल गांधी दोनों को एक साथ खड़े करके देखा गया है। ये माना जा रहा है कि जिस पद से होकर महात्मा गांधी गुजरे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ राहुल गांधी भी चल रहे हैं। 3 दिनों तक हुआ क्या, इस जो 3 दिन तक यहाँ इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हुई उसे मैंने हालांकि नोट कर रखा है, तो मैं आपको बताऊं कि 3 दिन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले क्या हुए। तो जैसा कि ये 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन था और मैंने पहले भी बताया कि हज़ारों की संख्या में इसमें कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता सभी उपस्थित थे। इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले दिन जो स्टीयरिंग कमेटी की एक बैठक हुई और बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि CWC के जो चुनाव होना था वो चुनाव ना होकर अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने हिसाब से सदस्यों का चुनाव करेंगे। साथ ही साथ जो CWC है, जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, इसमें 50% सीट जो है युवाओं, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और बड़े फैसले के तौर पर ही कांग्रेस के सारे नेता इसे बता भी रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कांग्रेस ने 2025 में सब कुछ डिजिटल शिफ्ट करने की बात कही है। डिजिटल मतलब अपने सारे लेखा जोखा और हिसाब किताब, मतलब कोई आरोप नहीं लगा पाएगा कि कांग्रेस में जो फंडिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, और भी जो भी चीज़ें उनकी हिसाब किताब होती होंगी, सारी चीज़ों को लेकर। इसके साथ ही साथ इसमें हर निर्णय में एक ख़ास बात ये रही है कि जाति वर्ग और युवाओं को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। साथ ही पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई। महिलाओं और बाकी समाज के वर्गों को भी साधने की कोशिश इन 3 दिनों में की गई। इसके साथ ही साथ पार्टी ने गांधी मुक्त पार्टी होने के नैरेटिव को भी सामने लाया। कैसे लाया है? क्योंकि सबसे पहले दिन जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें से गांधी परिवार उपस्थित नहीं था, और ना उसमें राहुल गांधी थे, ना सोनिया गांधी थी और ना ही प्रियंका गांधी थी। उनके बगैर स्टीयरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और महत्वपूर्ण फैसले उसमें लिए भी गए। और साथ ही साथ इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर भी कई रणनीतियाँ और नीतियाँ तय की गई हैं 3 दिनों के इस अधिवेशन में। और इसके साथ ही साथ में कई महत्वपूर्ण छोटे बड़े फैसले भी इस 3 दिनों में लिए गए हैं, जो आपको तमाम अखबारों के माध्यम से दिखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि इन 3 दिनों में होने वाले इस अधिवेशन में मुझे जो नज़र आया
मुझे ये नज़र आया कि मुझे ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस में उन्होंने अपना पद साबित करके दिखाया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से धीरे धीरे मुख्यमंत्री का पद अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा और बृहद हो गया है, और यही वजह है कि इस महाधिवेशन को छत्तीसगढ़ में करवाया गया। हालांकि विपक्षी पार्टी इसे तरह तरह से देख रही है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ का पैसा इस सारे अधिवेशन में खर्च किया गया और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है कांग्रेस की। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में इस कांग्रेस के अधिवेशन को संपन्न भी कराया गया। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार कर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का ओहदा पहले से और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि 3 दिन का यह सफल आयोजन छत्तीसगढ़ में निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही साथ कई चीज़ें ये भी देखने को मिली कि छत्तीसगढ़ और उसके साथ ही साथ देश के तमाम राज्य से आए हज़ारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ की झांकियों को भी देखा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी समझने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ में क्यों 4 साल से छत्तीसगढ़ की सरकार कैसा काम कर रही है इसे समझने की कोशिश की। कई प्रदेश से आए नेताओं ने तो यहाँ तक भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा है वापस लौटने के बाद वे भी कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ जैसी व्यवस्थाएं अब उनके प्रदेश में भी लागू की जाए, जिससे कि जो बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में आया उनके प्रदेश में भी आए। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, जब सभी प्रदेशों में चुनाव होंगे तो क्या वाकई में उन्होंने जो यहाँ पे सीख ली है, क्या उन्होंने ज़मीनी स्तर पर उसे इम्प्लीमेंट किया, क्या उसका लाभ लोगों तक पहुँचा, क्या लोग कांग्रेस के साथ जुड़ पाए, ये तो हर प्रदेश में आने वाला चुनाव बताएगा। अधिवेशन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था, ऐसे कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे थे। इसका रिजल्ट भी 2024 में पता चलेगा, जब लोकसभा के चुनाव होंगे। जिस तरह से मोदी के खिलाफ एक हुंकार यहाँ पर भरी गई, उसमें क्या नतीजा निकल कर आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो युवा कांग्रेसी लीडर हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनमें एक जोश भरा गया है इस 3 दिन के अधिवेशन में। तो जोश लेकर गए हैं, उत्साह लेकर गए हैं, ज़मीन पर जाकर क्या काम करेंगे ये तो रिजल्ट ही बताएगा। आज तीसरे और आखिरी दिन जब राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे, अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। महत्वपूर्ण बातों में उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो मुझे अभी तक याद है कि किस तरह से लाल चौक में मोदी जी ने केवल 2-4 भाजपाइयों को लेकर तिरंगा लहराया था, लेकिन लाखों लोगों के दिलों में और लाखों लोगों को लेकर राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में वहाँ पर जाकर तिरंगा लहराया माफ़ी चाहूँगा। तो इस बात का जिक्र भी किया, साथ ही साथ उन्होंने अडानी और मोदी जी के संबंध को लेकर भी जिक्र किया कि उनके बीच में कितनी घनिष्ठता है और कैसे आम आदमी का पैसा अडानी के जेबों में जा रहा है। साथ ही साथ चाइना को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि किस तरह से चाइना को आंख दिखाना चाहिए, तो वो आर्थिक तौर पर मजबूत देश होने की वजह से उससे पीछे हटने की बात भाजपा के नेता कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने इस बात को भी लेकर तंज कसा कि क्या भाजपा में ये चलता है कि केवल गरीबों और दलितों और कमज़ोर वर्ग को ही दबाया जाए, जो मजबूत है उसे आंख ना दिखाकर उससे डर जाया जाए। कई सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए और कई अपनी किस्से और कहानियां भी बताई कि किस तरह से उनके पास पहले घर नहीं हुआ करता था, किस तरह से उन्होंने घर छोड़ा। कई किस्से और कहानियों के माध्यम से उन्होंने कुछ मैसेज देने की कोशिश भी की। 3 दिन का अधिवेशन था, अधिवेशन काफ़ी अच्छा था। मैं 3 दिन तक इस अधिवेशन का एक दर्शक, एक यहाँ का गवाह बनकर मौजूद था। समझने की कोशिश कर रहा था कि राजनीति में अधिवेशन का महत्व है क्या। समझ में भी आया, कुछ समझ में आया, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हल्के फुल्के तौर पर और बहुत सटीक तौर पर या छोटे वीडियो के तौर पर मैंने आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश की, कुछ हल्का फुल्का आपको भी समझ में आया, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।